हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सिंस क्लास 10th के भी बोर्ड्स बहुत पास है, तो इसी के साथ हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, हम नोट्स के थ्रू कवर करते हैं चैप्टर को, सिंस वी हैव लेस टाइम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कि रिसोर्स क्या होता है। आप सबको पता है कि रिसोर्सेज क्या है? दोज थिंग्स दैट आर यूज बाय द ह्यूमंस, जो कि अपनी नीड्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन यूज करता है। अब उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, एज वेल एज कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड टूल्स। ठीक है, एक तो वो जो हमें खुद नेचर से मिला, एक वो जो हम अपने लिए ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ आता है हमारे पास कि क्लासिफिकेशन क्या है इसका। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है और ह्यूमन रिसोर्स होता है। ये सब चीज़ें आप लोग शायद 7th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि रिसोर्सेज जो है वो 3 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड और एक ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर से मिलता है, अभी अभी जैसे डिस्कस किया था, वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या आएगा? वो सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इन्वायरमेंट को खुद मॉडिफाई करता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या बनाएगा? अदर मटेरियल्स बनाएगा जो उसकी अदर नीड्स को फुलफिल करेगा, जैसे मशीन्स बना दिए, ठीक है, बिल्डिंग्स बना दी, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स वो होता है कि एक खुद आदमी, एक खुद व्यक्ति, खुद में क्या हो? रिसोर्स हो। जैसे एक टीचर, जैसे मैं, इफ आई एम टीचिंग यू, आई एम अ रिसोर्स, आई एम, you are using me for the productive purpose. ओके, सो नॉलेज, स्किल्स या लेबर जो है वो सब एक ह्यूमंस जब प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये तो थे क्लासिफिकेशन, अब हम आते हैं टाइप्स पर। दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहा जाता है? वो सारे रिसोर्सेज जो अपने आप रेप्लेनिश हो जाते हैं, जैसे कि अपने आप खुद रिन्यू होकर वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए। या आप इसे बोल सकते हो कि ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर हो गया या बायोमास हो गया, सब चीज़ें रिन्यू होकर आपके पास वापस आ जाएंगी, ये अनलिमिटेड है। नॉन रिन्यूएबल यानी कि वही चीज़ जो रिन्यू नहीं हो सकती है, जो शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास है। ठीक है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम और अदर मिनरल्स या अदर मिनरल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से हमारा कहने का मतलब क्या है कि what does development refer? It refers to the process of utilizing resources in such a way that they meet human needs while ensuring sustainability. तो आप इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, आपको सेल्फिश नहीं होना है, आपको नेचर का भी ध्यान रखना है और एज वेल एज अपने अदर ह्यूमन फेलोज का भी। ठीक है, कि उनकी नीड्स भी फुलफिल हो और आपकी भी नीड्स फुलफिल हो, और दूसरा आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है उनकी भी नीड्स फुलफिल हो, जैसे कि वो कोल, पेट्रोलियम जैसी रिसोर्सेज का भी वो भी यूटिलाइज कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना है कि आपकी अभी की जो ह्यूमन नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, बट आपको सस्टेनेबली रिसोर्सेज का यूज़ करना है। मतलब कहने का ये है एक और भाषा में कि आपको इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है? उसको रिप्लेनिश होने का टाइम देना है। यानी कि इट इन्वॉल्व्स एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, ठीक है? क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रहे, टेक्नोलॉजी भी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी, सब कुछ हो, बट नेचर को डैमेज नहीं पहुँचना चाहिए। अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है आपका, वो कैसे होता है? आप कैसे डेवलपमेंट लेकर आ सकते हो? सर्वे कर सकते हो, एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। आप आइडेंटिफाई करो क्या टाइप और क्वांटिटी है रिसोर्सेज की, मतलब कितने-कितने रिसोर्सेज, कितने-कितने टाइप्स की, कितनी क्वांटिटी में है वो। आपको क्वांटिटी पता चलेगी तभी तो आप उसे कंज़र्व करोगे। दूसरा आता है हमारा इसमें क्या, यूटिलाइज़ेशन। यानी कि रिसोर्सेज को भी आपको इस तरीके से कंज़्यूम करना है कि वो बाकी ह्यूमन फेलोज़ के लिए भी अवेलेबल हो, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, जैसे माइनिंग और एग्रीकल्चर हो गया। ऐसा नहीं कि आप माइनिंग करके क्या कर रहे हो, आप सॉइल को भी बिगाड़ रहे हो और ऊपर से जो आपका रिसोर्स है वो भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है? थर्ड, वही जो टॉपिक है, सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करना है, यानी कि एफिशिएंटली यूज़ करो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल रहो। ठीक है, ऐसा ना हो कि सब यूज़ करा, अभी प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने के लिए सब यूज़ कर लिया, सब खत्म, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी कि यूजिंग रिसोर्सेज in a way that meets current needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Okay, थर्ड टॉपिक पर आते हैं, लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूज़ क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनकर आ जाए। ठीक है, तो करके जाना, सब कुछ पढ़ के जाना, ऐसा ना हो। देखो मैं बाकियों की तरह आई कैन नॉट एश्योर यू कि यही यही आएगा, यही यही आएगा।
आई कैन एश्योर यू ऑन सम टॉपिक्स कि हाँ, ये आता है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, उस पे आई कैन एश्योर यू, बट ऐसा मत करो कि आप बाकी चीज़ें पढ़कर ना जाओ, ये सोच के कि अच्छा सिर्फ़ यही आएगा। सब कुछ पढ़ के जाओ, वी हैव टाइम, है ना? पढ़ना तो है ही, सब कुछ पढ़ के जाओ। तो लैंड रिसोर्सेज और लैंड यूज़ क्या है? लैंड रिसोर्सेज में क्या है कि पहला लैंड रिसोर्स कहने का मतलब क्या है कि लैंड को पहले समझो। लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, वो खुद में एक रिसोर्स नहीं है, उसको एक ह्यूमन रिसोर्स उसको लैंड रिसोर्स बनाते हैं। ध्यान से समझना, कहने का मतलब ये है कि जो लैंड है वो खुद में एक रिसोर्स नहीं है, एक ह्यूमन, ठीक है, जिसके पास स्किल और नॉलेज है, वो उसको यूटिलिटी में लेकर आएगा, मतलब उसकी एक यूटिलिटी बनाएगा। ठीक है, जैसे एक ज़मीन है मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने क्या किया, उसमें मकान बना दिया या मैंने एग्रीकल्चर कर लिया, तो वो लैंड किसमें आ गई? यूज़ में आ गई। तब जाके वो लैंड मेरे लिए क्या होगी? कि रिसोर्स होगी। समझ गए? तो बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे आप एग्रीकल्चर कर लो, इंडस्ट्रीज़ बना लो या हाउसिंग या घर बना लो। लैंड जो है वो क्या है? लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बढ़ती है हर साल या घटती है, वो लिमिटेड ही है, फिक्स्ड है। ठीक है? बट उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से ही अफेक्ट होती है, ये याद रखना, जैसे डिफॉरेस्टेशन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन। लैंड फिक्स्ड है, बट लैंड अलग अलग टाइप्स की भी है, ये याद रखना। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, माउंटेनियस रीजन्स हो गए, प्लेट्यूज आ जाता है, फिर आपके अलग अलग जो आपने क्लास 9 में फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, घाट्स आ गए, तो ये सब पार्ट है आपके लैंड का ही। लैंड यूज़ में आता है एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड और सेटलमेंट लैंड होती है। ठीक है, मतलब यूज़ अलग-अलग तरीके हैं। आप खेती के लिए कर सकते हो यूज़। दूसरा, फॉरेस्ट को रिज़र्व करने के लिए कर सकते हो, ताकि आप वाइल्ड लाइफ को भी कंज़र्व कर सको। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल लैंड, ठीक है, जहाँ पे आप फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बना के अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हो। चौथा आता है सेटलमेंट लैंड, यानी कि ह्यूमन के रहने के लिए जगह, यानी कि ह्यूमन हैबिटेशन भी आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? जब आप ओवर यूज़ कर देते हो या मिसयूज़ ज़मीन का, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती है। जैसे सॉइल इरोजन, आपकी जो अपर फर्टाइल लैंड होती है, सॉइल होती है, वो क्या हो जाती है? इरोड हो जाती है, बह जाती है, हट जाती है, जिसके कारण अच्छी खासी खेती नहीं होगी। समझ गए? और डेजर्टिफिकेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन, समझ गए? ये सारी चीज़ें हो सकती है जब आप ओवर यूज़ या मिसयूज़ करोगे किसी भी लैंड का। ठीक है? दूसरा क्या दे रखा है, कुछ मेथड्स होते हैं लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सिंपल है, जो एक्टिविटी आप पहले कर रहे थे उस एक्टिविटी को रोक दो, वही आपका प्रिवेंशन है। जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, अब डिफॉरेस्टेशन बंद कर दो, पेड़ लगाओ, यानी कि एफॉरेस्टेशन करो। सॉइल इरोड हो रही थी, सॉइल को कंजर्व करो। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स लेकर आओ। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करो। ऐसा भी ना हो कि आप अपने, अभी हाल ही में न्यूज़ में भी आया था कि लीड की मात्रा बढ़ चुकी है आपके पीने वाले पानी में, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। तो आप क्या कहते हैं, केमिकल्स का यूज़ कम करो, जिससे वो ग्राउंड वाटर में ऐसे आपके हार्मफुल केमिकल्स ना जाए, और लोग जब उसे कंज्यूम करें तो उनको हेल्थ इश्यूज़ भी ना हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सॉइल और इसकी कंजर्वेशन। सॉइल और उसकी कंजर्वेशन क्या कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं सॉइल। सॉइल कैसे बनती है? जब आपकी रॉक्स वेदर होती है, यानी कि जब रॉक्स आपके टुकड़े-टुकड़े में समय-समय के साथ जब टूटने लगती है, बिखरने लगते हैं, चाहे कोई भी उसके पीछे कारण हो सकता है, तो विंड हो सकती है, या तो वाटर हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? और उसके साथ-साथ आपके कुछ डेड और डिकेड एनिमल्स या प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? सॉइल बनाते हैं। ठीक है? उसी से आपकी सॉइल बनती है, बट ऐसा नहीं कि 1 दिन में सॉइल बन गई, 2 दिन में, टाइम लगता है सॉइल बनने में। सॉइल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने अभी इससे पहले ही बताया था, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट ना हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आई विल गिव यू अलग से एक पीडीएफ इसी पे अटैच करके। सबसे पहला आप लोग का काम है, आप लोग की एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, देखिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ये कहाँ मिलती है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? ये कहाँ मिलती है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ज़रूर आएगा, ये करके जाना, ठीक है? तो एलुवियल सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल होती है आपकी फर्टाइल सॉइल, जो कि आपको रिवर बेसिन के आस-पास मिलेगी। और हाँ, इस पे कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, 3 चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ मिलती है और कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, 3 चीज़ें। आइडियल होता है राइस और व्हीट की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है? ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटी में मिलता है, जो कि आइडियल है किसके लिए? कॉटन फार्मिंग के लिए। रेड सॉइल का क्या काम है? रेड सॉइल भी एक टाइप है, ये कहाँ मिलती है? हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में, और जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। अब यहाँ पर आप क्या उगा सकते हो? पोटैटो और ग्राउंडनट्स उगा सकते हो। तो यहाँ पे 1-2 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं। आई विल गिव यू वन मोर क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन।
ठीक है। इसका क्या कहते हैं, टेबल आई विल गिव यू एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल वगैरह की। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मिलती है और क्या क्रॉप्स उगाए जाते हैं, एटलीस्ट क्रॉप्स 2 से 3 याद करके जाना, और कहाँ मिलती है वो भी 2 से 3 या 3 से 4, जितना याद कर लो अच्छी बात है, बट मिनिमम 2 से 3 तो याद करके जाना ही जाना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, ये याद रखना। और उसके साथ-साथ प्लांटेशन क्रॉप्स क्या-क्या है इसमें, टी और कॉफ़ी। अब आते हैं हम सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये अभी हमने शायद पहले भी डिस्कस कर लिया था, तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब टॉप सॉइल आपकी विंड, वाटर या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो जाए, इरोड हो जाए। ठीक है। अब उसको कंजर्व करने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, टेरेसिंग करो, कंटोर फ्लोइंग करो और एफॉरेस्टेशन करो। ठीक है। उससे आपकी सॉइल क्या होगी, कंजर्व होगी। एनसीईआरटी में थोड़ा और इसमें शायद डीपली दे रखा है। ठीक है, उसको आप रीड करिएगा, और अगर कोई डाउट हो एनसीईआरटी में से तो प्लीज़ डू आस्क मी। आई एम डिस्कसिंग दिस चैप्टर थ्रू पीडीएफ, थ्रू शॉर्ट नोट्स, बिकॉज टाइम कम है हमारे पास, हमें सिलेबस को फटाफट फटाफट खींचना है। ठीक है, तो अगर आपको एनसीईआरटी में से कोई डाउट है यू कैन आस्क। बाकी हम, अगर आप लोग को एनसीईआरटी पर चाहिए वीडियोस, एनसीईआरटी पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको एनसीईआरटी पर एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर की, तो वी कैन डू दैट। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजी है। क्या होता है भाई वाटर, वाटर इज बेसिकली अ रिसोर्स जो कि हमारी ड्रिंकिंग और अदर नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक है। तो ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड पावर जनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है। इंडिया जो है वाटर स्कैसिटी बहुत सारे रीजन में फेस करता है। ठीक है। अब बोलोगे बहुत सारा पानी पृथ्वी में, तो 70-80% तो पानी ही है, बट हाँ वो पानी जो है उसमें से कुछ पानी ही, कुछ परसेंट पानी ही आपका प्योर है, वो भी हमें अवेलेबल नहीं है। उसमें से कुछ ऐसा पानी है जिसको हम रीयूज़ करते हैं, जो कि प्लांट्स वगैरह में जाके क्या होता है, साफ सुथरा होकर आता है, वो भी हेल्दी नहीं होता है। ठीक है। तो जब आप वाटर का ओवर यूज़ करोगे, मिसमैनेजमेंट रहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्कैरसिटी ही आएगी, बहुत सारे रीजन्स में स्कैरसिटी आती है। तभी देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे पानी की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आता है वाटर स्कैरसिटी इशू। पानी कहाँ कम है, ग्राउंड वाटर में। पॉल्यूशन हो रहा है वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स गंदी हो रही हैं, है ना, पॉन्ड्स गंदे हो रहे हैं बहुत सारी जगह से, और ऊपर से ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है सरफेस वाटर का, वो सब सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। ठीक है। क्लाइमेट इश्यूज भी हैं उसके कारण भी। नेक्स्ट आता है वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। आप कैसे कंजर्व कर सकते हो भाई पानी को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग चेक डैम्स और पॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है। और इम्प्रूविंग इरिगेशन टेक्निक्स लाइक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम। हाँ, ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने अपनी 8th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला चैप्टर है साइंस की बुक में, उसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम देखा होगा आपने कैसा होता है। लेट मी शो यू ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, यू डोंट नो। एक सेकेंड। वेट, ये देखो आपका ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसा होता है। ये है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जब बूंद बूंद पानी जाता है ना, ऐसे, ये रहा, जब आपका पानी बूंद बूंद जाएगा, इसको हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो, ये देखो ये होता है ड्रिप सिस्टम। ठीक है। और ये है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसी के साथ टॉपिक पर आते हैं।